मैं प्रियंका आप लोगों को आइकन प्रेप स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में क्लास 4 के भारत पैरा कविता को पढ़ाई थी, जिसके कवि कौन थे? सत्यनारायण लाल। मैंने वहाँ पंक्ति बाई पंक्तिबद्ध करके आप लोगों को कविता का भावार्थ समझा दिया था। आज मैं आप लोगों को बच्चों उसी पाठ के प्रश्नोत्तर को समझाऊंगी। मैंने यहाँ लिख दिया है प्रश्नोत्तर। क्लास 4 हिंदी, चैप्टर का नाम है भारत प्यारा, जो कि क्या है? चैप्टर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। ठीक है। पहला हमारा बच्चों क्वेश्चन जो है इस पार्ट से संबंधित वो क्या है? एमसीक्यू, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पित प्रश्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या करोगे कि जो मैं वीडियो जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करके या लिख कर मैं ग्रुप में डाल रही हूँ, उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लोगे। और समझा मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में किसी तरह की कोई समस्या या कठिनाई ना हो। इसलिए जब वो लिखोगे तो मेरे वीडियो को एक बार खोल के अवश्य देख लोगे कि मैम जो बोल रही हैं वो उससे संबंधित आंसर मिल रही है या नहीं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है कि भारत देश को अपने हाथों से किन लोगों ने संवारा है? आप लोग मिलाते जाओगे, इसका ऑप्शन 4 है, लेकिन मैंने आंसर जो दिया उसमें भी ऑप्शन लिख दिया है, और जिसमें आंसर सही है उस पर मैंने टिक लगा दिया है, सही का निशान। तो आप लोग भी वही काम करोगे। अगर ऑप्शन चारों नहीं लिख पाते हो तो आप ऐसा काम करोगे कि सिर्फ उस प्रश्न का जो एक ही ऑप्शन आंसर होगा जो सही होगा उसी को आप लोग सिर्फ लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि चारों को ही लिखना है, किसी एक को भी लिख लोगे तब भी वो आंसर सही होगा, उत्तर सही होगा। तो पहला हमारा प्रश्न है कि भारत देश को अपने हाथों से किन लोगों ने संवारा है? बच्चों, आप लोगों को मैंने कविता में भी पढ़ाया है कि भारत जो हमारा देश है उसमें सबसे पहला योगदान हमारे ऋषि मुनियों का है, जिन्होंने कड़ी तपस्या की। आज भी कुछ भी आपदा आए, कुछ भी समस्याएं आती हैं हमारे देश के ऊपर, तो सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं? वो लोग भी जगह जगह यज्ञ महायज्ञ करते रहते हैं, है ना। तो उन लोगों का शुरू से ही, है ना, हमारे भारत देश में बहुत पहले से ही उन लोगों का योगदान रहा है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन जो उत्तर होगा वो ग होगा, जो कि किससे संबंधित होगा? ऋषि मुनियों ने। तो उसमें कौन सा हम लोग आंसर में टिक लगाएंगे? ऋषि मुनियों ने। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा है बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा है जल निधि हिंद किसके पांव पखारता है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, उसमें भी किसी एक का ही उत्तर आपको लिखना है। 4 ऑप्शन दिया, चारों को आप नहीं लिखोगे, सिर्फ एक ही उत्तर जो सही है उसी को लिखोगे। तो जल निधि हिंद किसके पांव पखारता है? भारत देश के, यमुना के, गंगा के, देशभक्तों के। तो किसके सिर्फ देश पखारता? मैंने कविता में पढ़ाया था कि जल निधि जो हिंद महासागर है, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, वो किसके पांव पखार रहा है? तो हमारे भारत देश के। क्योंकि ये कविता हमारा किससे है संबंधित? भारत देश से ही है। इसलिए इस में जो हिंद है, महासागर है ना, वो किसके पांव पखार रहा है? तो हे भारत देश के। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा कि भारत देश किस को प्यारा है? ठीक है बच्चों, तो भारत देश तो सबको प्यारा है, सभी को। लेकिन कविता में किनका जिक्र किया गया है? किन लोगों का? हमारे जो कविता कवि लिखे हैं सत्यनारायण लाल, उसमें किसका वो जिक्र किए, किसकी चर्चा किए हैं, है ना, किसकी चर्चा की है कि किन किन को यह प्यारा है हमारा देश। तो जो कविता में चर्चा की है कवि ने, उसमें उन्होंने लिखा है कि देशवासियों और क्या है, उसमें लिखा उन्होंने देवों और मनुष्य, मतलब उसमें क्या है? देवों और मनुष्यों। और यहाँ हमारा 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या है? देशवासियों, है ना। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन देशवासियों है। ठीक है, हमारा कविता देशवासी से भी संबंधित है, लेकिन कवि ने जिसकी चर्चा की है हमें उसको पहले लिखना है ना, उसी आंसर पे पहले सही लगाना है। तो हमारा क में दिया है देश को, ख में दिया है देशवासियों को, ग में दिया है मनुष्य को, और घ में हमारा है क और ग दोनों। तो हम लोग किस में सही लगाएंगे? क्योंकि कवि ने दोनों की चर्चा की है, देवों और मनुष्य दोनों की चर्चा की है, तो हम क्या करेंगे? हमारा घ ऑप्शन है, उसमें दोनों लिखा हुआ है, क और ग दोनों। तो हम क्या करेंगे कि उसी में निशान लगाएंगे, टिक लगाएंगे, या उसका आंसर आप लोग लिख लोगे उत्तर। चौथा प्रश्न हमारा है बच्चों कि इस देश में रात को कौन उजियारा करता है? ठीक है, मैंने कविता में पढ़ाया था कि रात में कौन उजियारा करता है हमारे देश में, जिसकी शीतलता के नीचे हम लोग बैठते हैं। तो कौन है वो? चंद्रमा, है ना। चंद्रमा को शशि भी कहा जाता है, शब्दार्थ में भी दिया है आप लोगों को। शशि चंद्रमा, चंद्रमा शशि एक ही चीज़ है, दोनों एक ही है।
है ना, राकेश भी कहते हैं उसको। तो हमारा ये पर्यायवाची पढ़ोगे तो जानोगे कि चंद्रमा को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों की चर्चा की जाएगी। कवि ने क्या किया, इस देश में रात को कौन उजियारा करता है, तो चंद्रमा भी है हमारा ऑप्शन में, शशि भी है, रवि भी है। तो अब लास्ट ऑप्शन जो हमारा घ है उसमें लिखा गया है घ और ग दोनों, ख और ग दोनों। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ख में शशि है और ग में हमारा चंद्रमा है, तो दोनों ही तो सही है। चंद्रमा को ही तो शशि कहते हैं, शशि को ही तो चंद्रमा कहते हैं। बात तो दोनों एक ही चीज़ कही जा रही है, दोनों का अर्थ वही स्पष्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा घ ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है ख और ग दोनों, तो हम क्या करेंगे, उसी में निशान लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, उसको मिला लोगे कि चौथा का हमारा कौन सा उत्तर होगा, तो घ, जिसमें ख और ग दोनों आएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा है कि हारे हुए शत्रु को बंधु किसने कह के पुकारा है। आप लोग जानते हो, कविता में जिक्र हुई है कि हमारा देश इतना महान है कि जब कोई शत्रु हार भी जाता है हमसे युद्ध कर तब भी उसे हम लोग क्या करते हैं, सम्मान ही देते हैं, इज्जत ही देते हैं, है ना। वहाँ पे उसे हम अपमानित नहीं करते बल्कि सम्मान देते हैं। तो इसे कौन सम्मान देता है, हमारा देश। तो ऑप्शन में दिया हुआ देशभक्तों ने, नेताओं ने, भारत देश ने या सैनिकों ने। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ग में हम लोग टिक लगा लेंगे कि भारत देश ने। भारत देश ही क्या करता है, हमारे शत्रुओं को बंधु, बंधु मतलब भाई, है ना। शत्रु मतलब होता है दुश्मन और बंधु मतलब क्या होता है, भाई। तो क्या है कि कौन पुकारता है इसे बंधु कहकर, तो भारत देश। ठीक है, छठा प्रश्न हमारा है बच्चों कि इस कविता के रचनाकार कौन। रचनाकार मैंने बताया है जो कविता लिखे हैं, जिनके द्वारा यह रचित है, जिन्होंने इस कविता का रचना किया है, उन कौन है वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इसके कवि कौन है, सत्यनारायण लाल। रचनाकार भी अर्थ वही हुआ, मतलब उनकी रचना, इस कविता की रचना किसने की है, मतलब लिखा किसने है। तो ये दोनों का एक ही अर्थ स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे 4 कवि का नाम दिए गए हैं, है ना, 4 कवि के नाम दिए गए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, सत्यनारायण पटेल। तो आप पटेल पे मत लगाना, किस पे लिखोगे, सत्यनारायण लाल। हो सकती है कंफ्यूजन करने के लिए 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को ऐसे मिला दिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे किसी तरह की कोई शंकाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लिखा हुआ है कि यहाँ लाल और एक सत्यनारायण में लिखा हुआ पटेल। तो आप पटेल पे नहीं लगाओगे निशान, निशान किस पे लगाओगे, तो सत्यनारायण लाल, जो कि हमारे इस कविता के कौन है, रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न हो गया। अब हमारा मौखिक प्रश्न है, जो कि मौखिक प्रश्न में सिर्फ एक वाक्य में या 1 से 2 वाक्य भी बन सकते हैं। कहा जाता है एक ही वाक्य, लेकिन जब प्रश्न हमारा पूछा जाता है तो उसके अनुसार उत्तर देने में ऐसा होता है कि 2 वाक्य भी चले जाते हैं। तो हमें करना क्या पड़ता है कि प्रश्नों के अनुरूप ही हमें उत्तर लिखना होता है। जो हमारा प्रश्न पूछेगा उसके ही अकॉर्डिंग हम उत्तर देते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि हमारे देश का क्या नाम है। तो आप लोगों को पता है हमारे देश का क्या नाम है, भारत। ठीक है, वहाँ लिख देंगे हमारे देश का नाम भारत है। ऋषि मुनि कौन होते हैं, आप लोग जानते हो कि ऋषि मुनि कौन होते हैं, जो तपस्या करते हैं, है ना, जो तपस्वी होते हैं वही होते हैं ऋषि मुनि। तो ये भी मैंने मौखिक प्रश्न भी डलवा दिया है ग्रुप में, आप लोग उसको खोल के लिख लोगे PDF पे डाउनलोड करके। तीसरा प्रश्न है हमारे देश में बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताएं। ऐसे तो बहुत नदियां हमारे देश में हैं, है ना, बहुत सारी नदियां, अनेकों नदियां हैं, लेकिन आपको जो नाम अच्छी इजी लगेंगे उन्हीं नदियों का नाम आप लोग लिखोगे। कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है ना, तो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। तो ये सब हमारी नदियाँ ही हैं। तो आप इसमें से जो आप लोगों को ये नाम याद रहेंगी उन्हीं नामों को आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे। तो भारत देश में कुछ नदियों का नाम लिख लोगे, 5-6 लिख लोगे, काफ़ी है। अब लिख रहा है कि तुम अपने देश का नाम कैसे ऊँचा कर सकते हो। कवि ने बोला है कि हम अपने देश का नाम कैसे ऊंचा करेंगे, तो नवजीवन विहान की चर्चा की है। मतलब एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे के साथ में काम करके ही क्या कर सकते हैं, हम अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। और वहाँ पे मतभेद की भावना नहीं रखे, है ना, एकता की भावना रखे, है ना, आपस में एक दूसरे से प्रेम करके, है ना, कहीं पे ऊंच नीच जाति पाति, है ना, इस चीज़ का कहीं पे कोई भी मतभेद ना हो, तभी हम लोग क्या करेंगे। और हर एक दिन देश को ऊंचा करने के लिए, है ना, ऊंचा करने के लिए उठाना है उसे नहीं, उसके लिए एक नए काम, एक नई योजना बनाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो अपना एक अलग कार्य करके, है ना, कुछ अलग कार्य करके, कुछ क्रिएटिविटी करके, अपनी रचनात्मक कार्य करके, कुछ अच्छे कार्य करके हम अपने देशों का नाम क्या कर सकते हैं, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा है लिखित प्रश्न
कि नीचे दिए गए उत्तर को, जो कि ख है, कि नीचे दिए गए उत्तरों को प्रश्न के उत्तर लिखे। तो ये लिखित होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा वाक्य 2 से ज़्यादा होगा, 3 वाक्य में भी जा सकते हैं। कोई प्रश्न ऐसे भी हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2 वाक्य में ही उसके उत्तर हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको चाहकर भी हम लोग क्या कर सकते, छोटे नहीं कर सकते, उसको लिखना ही होगा, तभी उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सटीक होगा। एक सटीक होता है ना कि एकदम लगे कि हाँ जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के अनुरूप हम उत्तर लिख रहे हैं, तो वैसा सटीक उत्तर होना चाहिए। तो लिखित प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है हमारा, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखित प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न आज मैं दिलवा दे रही हूँ। लिखित प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न हमारा है कि हमारा देश कैसा है। सबको पता है हमारा देश अनूठा है, अलग है, मैंने कविता में भी जिक्र किया है। कविता का जब भावार्थ समझाई हूँ आप लोग को हिंदी पूरा पंक्तिबद्ध करके, तो मैंने बताया है कि हमारा देश क्या है, अद्भुत, अनोखा, प्यारा, न्यारा। जितनी गणना, जितनी कल्पना, जितना वर्णन किया जाए हमें अपने देश का, वो क्या है, उतना कम है। जितनी हम उनकी व्याख्या करें अपने देश की, वह भी कम है। लेकिन चलिए कुछ वाक्यों में इसको क्या कर रहे हैं, हम समेट रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो मैं पहला प्रश्न बता रही हूँ कि हमारा देश कैसा है। तो हमारा देश कैसा है बच्चों, सभी देशों से क्या है, हमारा देश अलग है और अनूठा है। क्यों है अनूठा और अलग, तो इसमें और भी हम लिखेंगे जिससे पता चले कि हमारा देश क्यों कैसा है, अनूठा है, अलग है, प्यारा न्यारा क्यों है। तो यहाँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों सुंदरता की चर्चा की गई, कविता में भी बोली गई है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। तो प्राकृतिक सुंदरता और क्या है, सांस्कृतिक सुंदरता से हमारा देश क्या है, भरा पड़ा है। हमारे देश की खास बात यह है कि यहाँ विभिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग होने के बावजूद भी सब क्या है, एक साथ रहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश अनेकता में क्या है, एकता का प्रतीक है। क्या है, अनेकता में, अलग अलग जाति के हैं सब, ये कोई है, ये कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है ना, सब अलग अलग है, लेकिन सब एक साथ हैं। जब कोई समस्याएं आती हैं, कोई परेशानी आती है अपने देश पे, तो सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे जाति धर्म ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता। तो वहाँ यह भी हम लिखेंगे कि क्या, अर्थात कहने का अर्थ यह है, हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है, एकता में अनेकता का प्रतीक है। इसके अलावे हमारे देश में क्या, हमारे देश का भाषा, पहनावा हर एक राज्यों में अलग अलग है ना बच्चों। कहीं कुछ अलग पहनावे हैं लोगों के, तो कुछ अलग है, बोली अलग है, कहीं की भाषा हिंदी है तो कहीं लोग तेलुगु बोले, तो कहीं मलयालम, कुछ अलग अलग भाषाएं हैं, सब जगह की अलग अलग है। लोग की नृत्य अलग है ना, कहीं लोग कथकली करते हैं तो कहीं भरतनाट्यम करते हैं, तो अलग अलग क्या है, सभी के अपने अपने सभ्यता संस्कृति भी थोड़ी बहुत अलग है, लोक नृत्य लोक संस्कार अलग है, लेकिन भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी हमारे देश के सभी लोग क्या है, एक हैं, एकता के सूत्र में बंधे हैं। और यही इस प्रश्न का क्या है, सटीक उत्तर है बच्चों। तो मैं समझा दे रही हूँ लेकिन लिख भी दी हूँ सारी चीज़ें, आप लोग इसको एकदम ध्यान से सुंदर राइटिंग में पेंसिल से ही लिखोगे अपनी फेयर नोटबुक में। दूसरा प्रश्न है कि भारत के चरणों को कौन पखारता है। ये हम कविता में भी मैंने जिक्र किया है कि भारत के चरणों को नित्य प्रतिदिन हिंद महासागर, जो कि हमारे भारत के दक्षिण में है, मैंने पढ़ाया था ना कि भारत के दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर है, और उत्तर में तो हिमालय पर्वत है ही, ठीक है। तो भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर है वही क्या कर रहा है, नित्य प्रतिदिन हमारे भारत देश के चरणों को क्या कर रहा है, तो पखारता है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत के चरणों को कौन पखारता है, तो भारत के चरणों को नित्य प्रतिदिन हिंद महासागर पखारता है, जो कि भारत के क्या है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि गंगा यमुना है ना, गंगा यमुना नदी से हमें, नदी की नहीं लिखे मैं बता रही हूँ, गंगा यमुना नदी, गंगा यमुना से हम क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न कि गंगा यमुना से हम क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं। तो गंगा यमुना नदी क्या करती है, आर्थिक दृष्टि से देखें तो क्या है, देखते हैं तो बहुत ही उपयोगी है आर्थिक दृष्टि से। नदियाँ तो सारी आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन गंगा नदी की यहाँ जिक्र की जा रही है और यमुना नदी की, तो आर्थिक दृष्टि से क्या है, वो बहुत ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, क्योंकि उद्योगों के लिए है ना, उद्योगों के लिए आवश्यक है यहाँ के जल, इन्हीं जल से सरलता से क्या, इसे क्या किया जाता है, उद्योगों के लिए सरलता से इस जल का उपयोग किया जाता है, इन्हीं नदियों का जल सरलता से लिया जाता है। इसके अलावे इस नदी के जल क्या करते, किसानों के लिए
कृषि के सिंचाई के लिए, किसान कृषि को ही कहा गया यहाँ पे, तो किसानों की कृषि के सिंचाई के लिए भी क्या है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन नदियों का जल न केवल हमें क्या करता है, जल प्रदान करता है, बल्कि ये क्या कर रहा है, बल्कि यह नदी का जल हमारे क्या कर रहा है, बल्कि घरेलू और औद्योगिक जो काम करते हैं लोग घर में, और उसके जो मल कचरे होते हैं वो नदी में तो लोग फेंक देते हैं, उसे भी क्या करता है, ये बहाकर आगे ले जाता है। तो वो कचरों को भी एक जगह, ये करना मानते हैं मैं कि गलत है। नदियों में है ना, पोखरों में को गंदा करना, नदियों के जल को, ये गलत है। लेकिन वो क्या करे, अगर गिरते भी है तो उसे अपने आप समेट के नहीं रखता, वो बहा कर उसे क्या करता है, आगे ले जाता है। तो इसी तरह हमारी क्या है, गंगा और यमुना नदी हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। खाना बनाने के लिए पानी उसका हम लोग उपयोग करते हैं, पीने के लिए लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा प्रश्न है कि देवता जो है हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, उनको भी हमारा भारत देश क्यों प्यारा है ना। देवता भी भारत को क्यों प्यार करते हैं, है ना, देवता भी हमारे देश को क्यों प्यार करते हैं। तो देवता हमारे क्या है, देवता को इसलिए हमारा देश प्यारा है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक, है ना, और लोगों का अद्भुत प्रेम, ये सभी चीज़ों को जब देखते हैं ना देवता, तो उन्हें भी यह देश अनूठा लगता है, अद्भुत लगता है कि इससे बड़ा स्वर्ग तो कहीं है ही नहीं। जहाँ वो स्थित है उन्हें लगता नहीं, यह भी क्या है, इस देश के सामने यह भी तुच्छ है, निम्न है, एकदम छीन है, कुछ नहीं है। तो देवता को भी हमारा देश किस लिए प्यारा है, तो हमारे देवता को भी इसलिए हमारा देश प्यारा है कि यहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता को वो देखते हैं, तो उन्हें क्या करता है, उनको वह चीज़ अपनी ओर आकर्षित करता है, वह सुंदरता उन्हें क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसके अलावा वह यह भी देखते हैं कि यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, लेकिन किसी में किसी तरह का कोई भी क्या है, मतभेद नहीं है, न ऊंची जाति का, न नीच जाति का, न गरीबी का, न अमीरी का, सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखकर वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जिस कारण उन्हें क्या होता है, हमारा देश प्यारा लगता है और हमारे देश से वो भी प्यार करते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों हमारा कि भारत के किन्हीं 4 महापुरुषों के नाम बताइए। तो 4 महापुरुष, ऐसे तो बहुत महापुरुष है, लेकिन हम 4 महापुरुषों का नाम सिर्फ वहाँ पे लिखे हैं। पहला आप लोग लिख लो महात्मा गांधी, दूसरा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी हमारे देश के ही महान, ग्रेट मैन, महान व्यक्ति है, महापुरुष ही हैं, जिन्होंने हमारे देश में आज़ादी का बहुत ही अपना योगदान दिया है। तो पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी लिखो। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। ऐसे बहुत मैंने कहा ना, आपको जो अच्छे लगे ज़्यादा आप उनका भी नाम लिख सकते हो। लेकिन मैंने 4 ही महापुरुष का नाम लिखा है। अब हमारा है ग, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। कौन सी पंक्ति, तो आप लोगों का ग प्रश्न में दिया हुआ कविता की ही कुछ पंक्तियों को निकाला गया है ना, और उसमें लिखा गया कि इसके भावार्थ मतलब इसके अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ मतलब भावार्थ ही हुआ कि यह कविता क्या कहना चाह रहा है, इसके अर्थ आप स्पष्ट कीजिए। तो इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद महासागर, बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा इसको आपको लिखनी नहीं है, बस उसको क्या करना है, उसका भावार्थ और उसका अर्थ समझाते हुए बस आपको लिख देना है। तो आप इसकी शुरुआत जब करोगे तो लिखोगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने इसके माध्यम से इसके चरणों को, कवि ने नदियों की चर्चा करते हुए बताया है कि क्या है कि नदी हमारे क्या करता है, नदी नित्य प्रतिदिन क्या करती है, बहती है, और हिंद महासागर क्या कर रहा है, जल निधि हिंद महासागर भारत देश के जो चरण हैं उनको क्या कर रहा है, नित्य प्रतिदिन धो रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, अपने वाक्य में तो लिख नहीं पाओगे, मैं अगले दिन इसको क्या करूँगी, PDF पे आप लोगों को डाउनलोड करवा दूँगी ताकि आप लोग इसे भी लिख लोगे। ये तो आप लोग से लिखना संभव नहीं है। दूसरा हमारा है हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। तो इसे भी आप इसी से लिखोगे। प्रस्तुत कविता में कवि सत्यनारायण लाल है ना ने क्या किया है, सत्यनारायण लाल ने शत्रु को संबोधित करते हुए, शत्रु को सम्मान देते हुए संबोधित, है ना, सम्मान दे रहे हैं, अपमानित नहीं कर रहे हैं। वो दुश्मन को भी क्या कर रहे हैं, हमारा देश जो है वो शत्रु को भी मतलब दुश्मन को भी सम्मान ही दे रहा है, अपमानित नहीं कर रहा, क्योंकि वो हार चुका है तब भी उसे सम्मान दे रहा। तो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है कि हम लोग किसी को भी अपमानित, किसी भी अन्य देश के लोगों को अपमानित नहीं करते। हमारे देश में जो आते हैं उनको हम सम्मान ही देते हैं। तो कवि ने क्या कहा है कि हमारा देश जो है वो हार जाते हैं शत्रु हमारे साथ जो युद्ध में, उसे भी हमारे देश के लोग, चाहे हमारा देश कभी भी उसे अपमानित नहीं करता, बल्कि वह सम्मान दे के ही पुकारा जाता है। और इसे हम अपने वाक्य में आप लोगों को लिख देंगे। आप लोग से तो संभव है नहीं। अगले क्लास में अगले चैप्टर को मैं फिर पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।